Hello everyone, this is EduGrown channel and I'm Neha, your educator. The Industrial Revolution Part 2 आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री का. ऑलराइट, पार्ट 1 आ चुका है एंड अभी पार्ट 2 की बात करने जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रोड मैप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? फ्लाइंग शटल लूम डिजाइन, ठीक है, दैट इज 1733. देन 1765 स्पिनिंग जेनी मेड. Then 1769 water frame invented. Again steam engine develop हुआ. Mule invented. Then power loom invented. ये 1787 तक का पार्ट हमने पढ़ लिया है. ओके, अभी हम रेलवेज एंड कैनल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो रेलवेज एंड कैनल्स के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आई थी जिसकी वजह से बहुत बूम आया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से ही आप कह सकते हो कि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो अभी इस स्टेज पे आ पहुंचा है. ठीक है, पहले रेलवेज और कैनाल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग उस समय पे कैसे, आज के टाइम पे हम कैसे गुड्स यहाँ से वहाँ भेजते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. और इसके पहले भी होता था ऑल्दो, ठीक है, बहुत सारे मोड्स रहते थे उस समय भी ट्रांसपोर्टेशन के, बट इतना ज़्यादा एडवांस्ड भी कुछ भी नहीं था वहाँ उस समय पे. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जाते थे या बैलगाड़ी वगैरह होती थी, बट ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसकी वजह से हम हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ. ओके, तो हुआ क्या था कि कैनाल्स सबसे पहले आती हैं. कैनाल्स में क्या रहता है कि जब आप ये समझो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो कोल्स का फॉर्मेशन हुआ था, कोल्स जो एक तरह से उनकी खोज हुई थी. ठीक है, आयरन में आप जानते हो चारकोल को छोड़ करके अभी किसका, कोल्स का यूज होने लग गया था. ठीक है, उसके स्मेल्टिंग के लिए. ठीक, तो उसमें कोल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, लोगों को पता था कि अब इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है. ठीक है, तो कोल्स को लाने ले जाने में या और भी अदर चीज़ें भी होती हैं जो उस समय बन रही थी, वो चाहे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो या ये आपका जितना भी मटेरियल बनता था उस समय, उनको ट्रांसपोर्ट तो कराना ही ज़रूरी होता था, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे का आप कह सकते हो कि एक एक इनिशियल स्टेज होती है कि अगर आप यहाँ से वहाँ गुड्स को नहीं ले जाओगे तो उसके आगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा. ठीक है, तो वो गया, तो कैसे ले जाते थे, तो एक ये इसकी ज़रूरत होगी कि रेलवेज और कैनाल्स की खोज के लिए सोचा गया कि अभी अगर ये आएगा तो थोड़ी जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जल्दी फॉर्मेशन भी स्टार्ट होगा. ओके, तो एक ये चीज़ हो गई. देन आप बोल सकते हो कि क्या था उस समय कि जो आपकी रोड्स थी, रोड्स हो या व्हीकल्स हो, वो दोनों ही ठीक नहीं थे. मतलब रोड्स होती थी तो ऑल्दो थी, बट ऊबड़ खाबड़ रहता था कि कोई कैसे जाएगा उसमें. अभी आपको बहुत स्मूथ रोड्स मिलती हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज रहते हैं जिनमें आप स्मूथली अपने व्हीकल्स को दौड़ाते हैं और बहुत आराम से चीज़ें यहाँ से वहाँ जा सकती हैं. लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. पहले के टाइम में रोड अच्छी नहीं थी, देन व्हीकल्स नहीं जा पाते, देन अगर एनिमल्स भी अगर लेके जाए, जैसे कि हॉर्सेस का यूज़ किया या जो बैलगाड़ियों का यूज़ किया, तो ऐसा नहीं हो पाता था कि कभी कभी घोड़े ही रास्ते में मर जा रहे हैं या फिर जानवर मर जा रहे हैं या फिर इतना सारा सामान उन पे हम लाद भी नहीं सकते, ना ही वो इतनी स्पीड में कहीं और पहुंच सकते हैं. तो वो बहुत टाइम टेकिंग भी होता था एंड एक्सपेंसिव भी होता था. तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या लोगों ने निकाला कि काफ़ी सोचने के बाद क्या सॉल्यूशन निकाला गया, दैट इज़ कैनाल्स. रेलवेज़ के पहले हम कैनाल्स की बातें करेंगे क्योंकि कैनाल्स उससे पहले डेवलप हुई थी. ठीक है, रेलवेज़ ट्रैक की बात थी, ट्रेन्स की बात थी, एंड कैनाल्स जो हैं वो वाटर की बात है. देखिए, पहले पे भी लोगों को इतना तो पता था कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है. आप पीने से लेकर के हर चीज़ का यूज़ के लिए, आप चाहे बिल्डिंग बना लो, खाना बना लो, कुछ भी, बिल्डिंग बनाने से लेकर खाना बनाने तक हर चीज़ में पानी का यूज़ होता है.
तो लोगों ने क्या सोचा उस समय, जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि कैनाल्स को यूज़ करके, या आप कह सकते हो पानी के फ्लो को यूज़ करके, पानी को यूज़ करके हम एक ऐसा रूट बनाएं जिससे हम ईजिली चीज़ों को या हैवी चीज़ों को, हैवी गुड्स को कैरी कर पाएँ। ओके, तो उसके लिए कैनाल्स का फॉर्मेशन हुआ। कैनाल्स का मतलब क्या होता है? कैनाल्स होती क्या है? आपने कई कई बार ही देखा होगा, कुछ भी नहीं, आपको गूगल पे ही सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? जैसे एक रिवर है, ठीक है? एक बहुत बड़ी रिवर, एंड उस पे आप बैराजेस लगा दीजिए, एंड उससे आप उसको, पानी के फ्लो को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप पानी को आप उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको फोर्सफुली पानी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी है तो आप बैराजेस से उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है? एंड आप उनको ओपन भी कर सकते हैं कि टू फ्लो द वाटर। तो दैट इज कॉल्ड कैनाल्स। तो कैनाल्स को उस समय डेवलप किया गया, ठीक है? उसमें क्या था कि जैसे कि आपको मैं अगली पिक्चर दिखा लेती हूँ। दैट इज द पिक्चर, आप देख सकते हो ये 3 ऐसे करके आपको रिंग्स टाइप के दिख रहे होंगे, ठीक है? दैट इज बैराज। नीचे जो आप देख रहे हो, इसमें पानी फ्लो करता है, एंड उस फ्लो के साथ जैसे बोट्स से जो छोटी छोटी नाव होती हैं उस पर रख करके सामान आप दूसरी जगहों पे जा सकते हैं, ठीक? एंड ये आपको ये भी पता है कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो ट्रेड होता था वो कोस्टल एरिया में ही होता था। तो कोस्टल एरिया अगर है और वहाँ पे पानी के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है, पानी के थ्रू इस तरीके का भी फ्लो हो रहा है, या इधर से उधर ट्रांसपोर्ट, तो उनकी वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है, कॉस्ट होती है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कैनाल्स एक वो भी अच्छा यूज थे, सारा सामान जा रहा है के लिए, ठीक है? तो वे हम पढ़ते हैं, ये रेलवेज के बारे में पहला दिया हुआ है। जेम्स ब्रिंडले बिल्ड द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल इन 1761। अब आप ये एक वन लाइनर के तौर पे आपको याद होना चाहिए, जेम्स ब्रिडले, इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश कैनाल बनाई थी। द कैनाल मेनिया प्रिवेल फ्रॉम 1788 टू 1796। ये बहुत अच्छा पीरियड था फॉर व्हाट, फॉर कैनाल सिस्टम, 1788 टू 1796, राइट? तो इस समय जेम्स ब्रिंडले ने ही कैनाल का फॉर्मेशन किया। इन विच ईयर? दैट इज 1761। ओके, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि ये जो जेम्स ब्रिंडले ने ये फर्स्ट इंग्लिश कैनाल बनाई थी, इसको हम वोर्सले कैनाल भी कहते हैं, ठीक है? वोर्सले कैनाल इसको कहते हैं क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, जो वहाँ का ड्यूक था, ठीक है? ये भी एक जगह है, ये वोर्सले जो मैनचेस्टर के पास में ही एक जगह है, उसको वोर्सले कहते हैं, ठीक है? वहाँ के जो ड्यूक था उसके पास कोल माइंस थी, ठीक? तो अब वो कोल्स को कैसे इधर से उधर पहुंचाए, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए, या वो भी चाहता था कि उसके कोल्स जो है दूसरे टाउन्स तक, दूसरे शहरों तक पहुंचे। तो वो क्या चाहता था कि उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था बाय रोड भेजने में, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो, अगर एनिमल्स, जैसे मान लो कि घोड़े के ऊपर ही रखा कोल्स या और भी जो भी सामान है, तो अगर वो भागता है तो एक तो पहले तो सामान ही गिर जाएगा, ठीक? आधा पौना गिर ही जाएगा उसके घोड़े से, एंड काफ़ी नुकसान भी होता था, काफ़ी महंगा भी पड़ता था, बहुत टाइम टेकिंग भी होता था। तो उसने ये सोचा, उसने क्या किया, ब्रिंडले को, जेम्स ब्रिंडले को हायर किया टू फॉर्म अ कैनाल। कैनाल ही नहीं बल्कि उसने उनको ये बोला कि एक ऐसा सोर्स बनाओ इन द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? जेम्स ब्रिंडले को, ही हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, ही हैड नो आइडिया अबाउट कैनाल्स, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही फॉर्म्ड फर्स्ट कैनाल, ठीक है? दैट इज कॉल्ड बोर्सले कैनाल, ठीक? उसी को आप इंग्लिश चैनल या फर्स्ट इंग्लिश कैनाल कहते हो इन 1761, जो कि ब्रिंडले ने बनाया था। So now what happened is, after building that canal, हुआ क्या कि the coal price fell by half, मतलब
समझिए आधा पैसा उसका जो कोल्स का था वो रिड्यूस हो गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैनाल। अभी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बहुत पता चलने लगी थी कैनाल्स की, ठीक है। अब कई लोगों ने ये बिजनेस संभाल लिया था, एक तरह से कैनाल्स बनाने लग गए थे लोग, क्योंकि दूसरों के लिए बनाते थे और उससे पैसा प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। अभी जितने भी लोग, चाहे वो मर्चेंट्स भी थे तो वो भी कैनाल्स को ही प्रेफर करते थे, ठीक है। अपने जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए। तो उससे क्या हुआ कि जहाँ पे कैनाल्स मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल्स मिलती थी, वो एरिया फ्लरिश करने लग गया। वहाँ पे ज़्यादा, जैसे कि वेल्थ आप कह सकते हो, रिच पीपल वर देयर, ठीक। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होने लग गया। उसका एक एग्जाम्पल है बर्मिंघम। बर्मिंघम आप जानते हो, बहुत ही फेमस एक सिटी है वहाँ पर, ठीक। वहाँ पे क्या आपकी मेरे ख्याल से वहाँ की क्वीन वहीं की है ना शायद, उस समय की, बर्मिंघम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ की वो जो क्वीन थी, एलिजाबेथ और समथिंग, आई हैव अ डाउट अबाउट इट, थोड़ा आप पढ़ लेना इसके बारे में, बट मैंने ये सुना है, ठीक। तो बर्मिंघम जो शहर था, वहाँ पे कहाँ से आता था, 3 तरफ से कैनाल्स आ रही थी, वो जहाँ एक जगह मर्ज हो रही थी, दैट इज इधर लंदन से, देन एक तरफ से ब्रिस्टल से, एंड एक तरफ से हमर करके रिवर है, वहाँ के कैनाल्स। तो वो सब जगह, वो कहाँ पे एक जगह मौजूद है, दैट इज बर्मिंघम। तो वो एक तरह से आप कॉमर्शियल यूनिट के फॉर्म में उभर के आया, ठीक। वहाँ पे डेवलपमेंट एक दो गुनी रफ्तार से होने लग गया, ठीक। वहाँ पे दैट इज द पावर ऑफ कैनाल, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैनाल, ठीक है। पोल्स एंड कैनाल्स दोनों कनेक्टेड थे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशंस, राइट। Yes, so after canals, we'll talk about railways. रेलवेज का जो इन्वेंशन हुआ था वो भी किसी वजह से हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज railways emerged as a new means of transportation that was available throughout the year. इससे मतलब क्या है कि थ्रू आउट द ईयर से मतलब ये है कि रेलवेज एक ऐसा सोर्स था, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स था जिसमें क्या होता है कि आपको पूरे साल वो अवेलेबल रहता है। कैनाल्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। ये एक न्यू एरा में आप आ गए हो रेलवेज के। आप रेलवे कह सकते हो कि आप इंडिया से भी अगर जोड़ के रखो तो पहले जो इंग्लिश पीपल हमारे यहाँ रूल करके गए, उन्होंने ही रेलवेज यहाँ पे लेके आया था, ठीक है। तो पहले उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किया, देन उनको यहाँ से जो प्रॉफिट वो चाह रहे थे वो विथ फुल ऑफ टाइम, उनका टाइम जिससे उससे बचेगा, ठीक। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स इंडिया से वहाँ तक ले जाने के लिए पॉसिबल होता थ्रू रेलवेज। तो उन्होंने इंडिया में भी रेलवेज को डेवलप किया था, बट अभी हम बात करेंगे ब्रिटेन की ओनली। वहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से ये ऐसा सोर्स था जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था एज कम्पेयर टू कैनाल्स। कैनाल्स में समटाइम्स यू विल फाइंड द फ्लड, कभी कभी रिवर्स में बहुत फ्लड आ जाती थी, कभी कभी सूखा पड़ जाता था। सूखा पड़ने की वजह से या फ्लड की वजह से कैनाल्स को उनका यूज़ करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, एंड वो भी एक टाइम में बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया था, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था, एक चीप, बेस्ट एंड फास्ट एक सोर्स चाहिए था गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो अभी एक प्रॉफिट तो ये हो गया, ठीक, कि इसमें बाढ़ का कोई चक्कर नहीं है, पानी का कोई चक्कर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो ट्रैक के थ्रू रेलवेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। इसमें एक चीज़ और थी कि द अदर प्रॉफिट वाज along with the goods you can carry the passengers on also, passengers भी जा सकते थे along with the good। तो एक तरफ सामान जा रहा है, उसके साथ लोग भी जा रहे हैं, तो एक ये भी एक अच्छी चीज़ थी रेलवेज में, एक प्लस पॉइंट कह सकते हो आप, कि मर्चेंट्स अपना सामान के साथ साथ वो खुद भी उसी में जा सकते हैं रेलवेज के थ्रू, या फिर एक ये अलग तरह का एक प्रॉफिट एक जरिया हो रहा था, एक लाभ का कह सकते हो, ठीक। तो एक इन्वेंशन हुआ कि पहले जैसे आप पॉइंट 1 टू पॉइंट
टू जाना है अगर, तो एक कैरियर जैसा होता था। रेलवेज हमेशा से ऐसी ही डेवलप नहीं थी कि एक एक बॉक्स करके वो डब्बे बने हुए हैं एंड वो जा रहा है, ऐसा कभी नहीं था। ऐसा वो स्टार्टिंग में ही हुआ कि पहले एक कैरियज टाइप का था, वो जितना भी बड़ा आप ले सकते हो उतना बड़ा लोहे का लिया, देन उसको ट्रैक पे दौड़ाया, तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे वो चीज़ चली गई। अब आप उसमें चाहो तो खुद भी बैठ जाओ या सामान रख लो। तो जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा लोग उसमें आ सकते हैं या उतना ही सामान आ सकता है, तो ये लोगों को इतना समझ में आने लग गया था। अभी लोग उसमें अपना सामान को पहुंचाने लग गए थे एंड दैट वाज वेरी इजी टू गो। सो अभी क्या क्या प्रॉफिट हो सकते थे उसके अंदर। अभी आपने देखा कि सबसे अच्छा तो फ्लड से, ड्रॉट से, दोनों से बच रहे थे। देन सामान के साथ साथ आप इंसान भी जा सकते थे। एंड दूसरा ये था कि थर्ड वन इज दैट इज द फास्टेस्ट वे as compared to canals. Railways were the fastest one, so that developed very very in very speed and इस वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ रेलवेज। सो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, जितना भी मैंने अभी आपको रेलवेज के और कैनल्स के बारे में बताया है। आई थिंक अभी थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि रिचर्ड रेनॉल्ड्स कौन थे। ठीक है, रिचर्ड रेनॉल्ड्स ने एक सेट बनाया था ऑफ रेल्स फॉर मूविंग द कोल एट कोल ब्रुकडेल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए, व्हाट इज रेलवे, रेलवे इज द एक हॉलेज होता है आगे एंड उसके पीछे होते हैं पूरा रेल, एक सेट होता है, वो उसको आगे इंजन खींचता है, वो पीछे पीछे चलता है ट्रैक के ऊपर। दैट इज कॉल्ड रेलवे। उस समय ये किसने इन्वेंट किया, दैट इज रिचर्ड रेनॉल्ड्स। ठीक, इन्होंने वो पूरा एक सेट बनाया था जिसकी वजह से वो लंबाई में आपको रेल दिखाई देती है। ठीक है, अभी जो रेलवेज बने तो उसने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सेकेंड लेवल पे आप कह सकते हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पे लेके गया। दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। रेलवेज के बनने के बाद, जो कि कैनाल से मच मच बेटर थी, अभी लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस कैनाल से ज़्यादा लगने लग गई थी, तो उसने एक पूरी जो प्रोसेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसको सेकेंड स्टेज पे लेके गया। ठीक है, 1801 में क्या हुआ था, रिचर्ड ट्रेविथिक एक ये रिचर्ड ट्रेविथिक एक थे साइंटिस्ट या आप कह सकते हो इन्वेंटर। उन्होंने एक पफिंग डेविल बनाया, दैट इज इन 1801 में। पफिंग डेविल इज, जैसे आपको ये इस रेलवे पिक्चर में ऊपर एक चिमनी दिख रही है जिसमें से स्टीम सा निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत तेज धुआं सा निकलता है। आप लोग ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी आई थिंक, कि जब ट्रेन चलती है तो उसके ऊपर जो इंजन के ऊपर से काफी तेज से धुआं निकलता है, दैट इज कॉल्ड पफिंग डेविल। ठीक है, दैट अलोटिव जिससे ही था जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, इंजन को आगे बढ़ा, ठीक, तो दैट इज द पफिंग। तो उसका मोशन किया गया, द फर्स्ट लाइन रैन बिटवीन ये 85 तो पहली कनेक्टिविटी यही ये नाइल्स उसमें 2 घंटे लगभग 2 में 24 के लिए कैसे या 50 एमपीएच की डिवीजन को। ठीक, तो दैट आप बोल रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहा होगा बट नॉर्मल टेंपरेचर पहले इज वर्किंग वेरी बेटर। इतने में any doubts? I hope you don't have any doubt right now because मैं अभी आगे इसके बारे में और आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो आप पिक्चर्स को अगर देखते चलेंगे, इसके बाद मैं आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, बट स्टिल अभी अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय योर कमेंट्स, राइट। सो
So now we will talk about advantages and disadvantages of canals and not railways actually, but it's about canals only. canals में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है कि उसमें पूरे साल काम करना या पूरे साल उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कभी पानी ओवरफ्लो होता था और कभी फ्लड हो जाता था, कभी ड्रॉट हो जाता था, तो इस वजह से कैनाल्स को बराबर यूज़ नहीं कर सकते थे एज कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर सकते थे और इट वॉज लाइक पूरे साल आप कभी भी किसी भी टाइम पे, एंड इट वॉज वेरी कन्वीनियंट टू पीपल और टू मर्चेंट्स ऑल्सो। इसलिए ज़्यादा करके कैनाल्स का थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम्स लोगों को ज़्यादा दिखाई देने लग गई थी। तो क्या हुआ कि एक तो बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ भी थी, फ्लड्स एंड ऑल की भी प्रॉब्लम थी। देन कंजेशन हो जाता था, कभी कभी रिवर में अब इतना सारा सामान जाएगा, कभी कुछ गिरता है या कभी कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या गंदगी से ही कंजेशन हो जाता है उन वेजल्स में, जिसकी वजह से काम बढ़ता था लोगों का। पहले उसको जब कंजेशन हो जाता है उसको क्लीन करवाओ, क्लीन कराने में वर्कर्स लगते हैं, देन पैसे लगते हैं, तो उस चीज़ में लोगों को प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान भी दिखने लग गया था अपार्ट फ्रॉम फ्लड एंड ड्रॉट। तो ये भी एक अलग टाइप का प्रॉब्लम था उस समय पे। ठीक है, तो इसलिए उसका यूज़ बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए और लिमिटेड ही रह गया था कैनाल्स का, जब रेलवेज आ गए। तो जब रेलवेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो देयर वाज अ वास्ट अमाउंट ऑफ कोल एंड आयरन वर यूज्ड। क्या ट्रेन कैसे बनती थी, रेलवेज कैसे बनती थी, उसमें कोल्स एंड आयरन ही, अभी भी कोयले से ही चलती है ट्रेन हमारी। एंड उसमें वो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनता है, आयरन से बनता है। तो आयरन एंड कोल दोनों का एक बहुत बड़े अमाउंट में उनका यूज़ होने लग गया था। ठीक है, उसकी खपत कह सकते हो आप होने लग गई थी। अब क्या हो गया था, इंजन्स कैसे बनेंगे, इंजन्स वगैरह सब जानते हैं आप, कैसे लोहे का उसमें इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक, अब ये चीज़ बनेगी कैसे, उसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लग गया था लोगों को। ठीक है, वर्कर्स लग गए थे, वर्कर्स लग गए, उसके बाद क्या हुआ, इट बूस्टेड द एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क। जो कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि तो ट्रेन का तो कंस्ट्रक्शन हो गई, देन ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन होगा। ट्रैक्स के अलावा आपका जहाँ पे लाइक पोर्ट्स, जैसे कि कैनाल्स के समय पोर्ट्स यूज होते थे, यहाँ पे स्टेशंस यूज होते हैं, तो स्टेशंस बनने लग गए थे अभी। तो एक तरह से इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डेवलप करने लग गई थी, किसके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो एक लोगों को के अंदर काफ़ी सारा एक काम का, एम्प्लॉयमेंट का भी एक बूम उस समय पे था इन द पीरियड ऑफ रेलवेज। तो मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड हैज हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवे। ठीक है, बहुत एक बड़ा ह्यूज लेवल पे इंग्लैंड में जो था, रेलवे का एक तरह से बूम आ गया था और लोग उसी के थ्रू कनेक्ट इजीली करने करने लग गए थे। इन विच ईयर इट वाज अराउंड 1850। उस समय पे सब कुछ बहुत सही था, कैनाल्स का थोड़ा इम्पोर्टेंस भी कम हो गया था, रेलवेज का बढ़ गया था, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गए थे, इकोनॉमी बेटर हो गई थी, एंड एक तरह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टाइम वो चल रहा था। तो ये रहा आपका यहाँ तक का इसका एडवांटेजेस किसके रहेंगे, रेलवेज के। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हमने पढ़े, कैनाल्स के। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंज लाइफ। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस भी आए थे। उसमें कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव थे, कुछ लोगों के लिए भी वो नेगेटिव थे। ठीक है, इसमें देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव, एक तरह से ये लाइफ अट्रैक्टिवली चेंज हुई थी, एंड बहुत प्रॉफिट था। ठीक, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत अच्छा अच्छा था। एक तरफ आप देखोगे कि सबका जो रिच पीपल थे, स्पेशली जो रिच इंडिविजुअल्स थे, उनके साथ उनके लिए ये टाइम व्हाट वाज अ गोल्डन पीरियड, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। दे वर वेरी रिच एंड वेल्दी। ठीक, बट एक तरफ अच्छा था, दूसरी तरफ उसका एक ऑपोजिट, हर चीज़ का दो साइड्स होते हैं, यू ऑल नो दैट वेरी वेल।
एक अगर रात है तो एक दिन है, एक दिन है एक रात है, ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात का भी होता है पोर्शन। तो रात से यहाँ पे मतलब है कि कुछ लोग प्रॉफिट में थे, सो कुछ लोग लॉस में भी थे, कुछ रिच थे तो कुछ पुअर भी थे, ठीक है। एक तरह से इनइक्वालिटी थी दोनों के बीच में, ठीक। कहीं पे लाइक सब अच्छा भला था, सब बढ़िया था, खाने पीने को अच्छा मिल रहा था, कहीं लोग भूखों मर रहे थे, कहीं पे लोग जैसे भूल ही चुके थे उनको हर कोई, ठीक है। उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी, दे वर वेरी पुअर, दे वर नॉट एबल टू फीड देयर किड्स, फीड देमसेल्व्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दैट वाज इसी यही सब हम इसमें चेंज लाइफ किस तरह से चेंज हुई थी लाइफ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियल पीरियड या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पीरियड, ठीक है। अब इन दीज ईयर्स देखो क्या हुआ था कि हर फील्ड में बदलाव हुए, हर फील्ड में रेवोल्यूशंस आए, हर फील्ड ग्रो कर रही थी, चाहे कोई भी हो, ठीक। आपकी चाहे एजुकेशन से ले लो या फिर आपका टेक्सटाइल ले लो या एंड मैकेनिकल ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो आप, अच्छे खासा चेंज और ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रहे थे। फिर इसमें क्या था कि इट वॉज पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स विद टैलेंट टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस। इसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉफिट्स थे, बहुत लोगों को बहुत नुकसान थे, ठीक। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा लोगों पे पैसा था, जो रिच थे वो क्या करते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, ठीक। और उनका पैसा मल्टीप्लाई भी होके उन्हें मिलता था अगर वो इन्वेस्ट करते थे, कहीं पे रिस्क लेते थे इंडस्ट्री के अंदर, एंड उसको उसका पैसा वो इस उम्मीद में करते थे कि उनका पैसा मल्टीप्लाई होगा, और वो होता भी था, ठीक है। इन मोस्ट केसेस दिस मनी कैपिटल डिड मल्टीप्लाई, यस होता था, उससे उन्हें प्रॉफिट होता था। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इनकम, सर्विस, नॉलेज, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिड इंक्रीज ड्रामेटिकली। उस समय पे जब पैसा किस फॉर्म में आता था, जब मर्चेंट्स हैं तो गुड्स के फॉर्म में, अब आप कहीं पे जाके अपना ट्रेडिंग करोगे तो इनकम होगी, वो सर्विसेज दोगे उसमें भी, ठीक है। किसी ने कुछ इन्वेंट किया तो उसका पैसा उसे मिल रहा है, उसे नॉलेज भी तो होती थी लोगों को, इसके बीच में कुछ बन रहा है तो उसकी नॉलेज भी तो थोड़ा बहुत मिल रही है ना, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है तो उस चीज़ की नॉलेज भी मिलती थी। एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ठीक। लोग प्रोडक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके अंदर एफिशिएंसी आ रही थी, चीज़ों को सीखने की ललक बढ़ रही थी, डिड इंक्रीज ड्रामेटिकली, ये सब चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली बढ़ रही थी। ऑलराइट, तो एक तरह से ये एक लाइफ में लोगों के चेंजेस भी आए थे, ठीक है। सी, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ अच्छा अच्छा देखा, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें लोगों को, जो अमीर लोग थे बोले तो वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करे, बहुत ग्रोथ करा उन्होंने, बहुत और पैसे वाले बने। बट एक एट द सेम टाइम दे वर स्मॉल पीपल इन द सेंस जो गरीब था, ठीक है, उनके ऊपर क्या बीत रही थी वो अभी किसी को नहीं पता है, ठीक। तो अभी आप ये देखोगे ह्यूज पॉपुलेशन के अगर टर्म्स में जाओ, तो नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड विद अ पॉपुलेशन ओवर 15,000 ग्रू फ्रॉम टू इन 17, मतलब 1715 में जो 50,000 की पॉपुलेशन थी दो स्टेट्स में, दो जगह की बात हो रही है, 1850 में वो 29 के लगभग पहुंच गई थी। समझ रहे हैं अभी ये ऐसे तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट उस टाइम के हिसाब से अगर आप सोचो तो वो काफ़ी बड़ा एक पॉपुलेशन का ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि जब अभी भी यही हो रहा है, भाई गांव के लोग शहर की तरफ क्यों आते हैं, फॉर क्यों माइग्रेट करके आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, उन्हें लगता है वो यहाँ पे बेटर अर्न कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनकी ग्रोथ बेटर हो सकती है, वो अपनी फैमिली को बहुत बेटर तरीके से पाल सकते हैं। इस वजह से छोटे गांव के लोग शहरों में आते हैं। सेम वही कल्चर वहाँ उस समय पे था कि लोगों ने सोचा कि जब एक जगह प्रॉफिट वो दिख रहा है सामने से कि लोग ग्रो कर रहे हैं, कितना माला माल होते चले जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अगला भी सोचेगा जाने के लिए वहां पे। तो दैट्स वाई दैट 15,000 ग्रू फ्रॉम टू इन 1750, देन 29 इन 1850। अभी पॉपुलेशन का लेवल बहुत ही ऊपर हो चुका था। देन
क्या होता है, दिस पेस ऑफ ग्रोथ वाज नॉट मैच विद द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग, सैनिटेशन और क्लीन वाटर फॉर द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। क्या हुआ अब हुआ क्या कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट उनके पास हाउसिंग का प्रॉब्लम, कहाँ रहेंगे, ठीक, साफ सफाई, क्लीन वाटर, दैट वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो ग्रोथ ऐसी नहीं हो रही थी कि पॉपुलेशन के साथ में, वो बैलेंस वाली ग्रोथ नहीं हो रही थी। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बट उसके साथ में जो सर्वाइवल की कंडीशंस होती हैं वो वहीं के वहीं थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी कि हर हर आदमी जो माइग्रेट किया है उसको वो चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक। और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है भाई, कोई कहीं जाता है, कहीं रहने के लिए शेल्टर होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, और क्या चाहिए इंसान को, रोटी कपड़ा मकान, और क्या चाहिए। बट ये चीज़ वहाँ पे नहीं अवेलेबल थी, इसलिए लोग क्या कर रहे थे, लोगों को दे वर फोर्स्ड टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब स्लम्स ओवर क्राउडेड क्यों हो गए, एक सोच वही है, एक जन आया अपने साथ 10 लोग को और लेके आया, ये बता के, ये दिखा के कि हाँ देर आर लिविंग रिच इंडिविजुअल्स, दे विल गिव देम एम्प्लॉयमेंट, उनको वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, देन उससे उन्हें सैलरी मिलेगी, दे विल अर्न बेटर। तो ये सब सोच के ना, एक साथ फैमिलीज में भी एक जन तो आएगा नहीं, वो पूरी फैमिली ही आएगी, तो एक पूरा स्लम टाइप का क्रिएट हो जाता है, और वहां पे ओवर क्राउडेड पीपल मतलब रहने लगते हैं, एंड दैट इज वेरी कंजेस्टेड एरियाज। तो रहेंगे कहाँ जब वो फैक्ट्रीज में काम करेंगे, तो दे आर फोर्स्ड टू लिव नियर द फैक्ट्रीज ओनली, क्योंकि अगर वो दूर रहते हैं तो उन्हें आने जाने में भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें खर्चा होगा, तो दे आर बाउंड टू लिव नियर द फैक्ट्रीज। और नियर द फैक्ट्रीज अभी भी आप जाओ, जैसे जैसे अभी आप कानपुर का एक एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे लेदर बनता है, आप एंट्री करोगे आपको फटाक से उसकी स्मेल आएगी, बहुत तेज लेदर की। ऐसे कई कई जगह पे है, अगर आप फैक्ट्रीज के पास में जाओगे तो वहाँ पे चिमनी से जो धुआं निकलता है, या फिर जो भी जितना भी गार्बेज है, वो सब हेल्थ के लिए दैट इज नॉट गुड। तो क्या होता है कि दे दैट पॉपुलेशन जो छोटी जगहों से आए हुए लोग हैं, नॉट मतलब दे आर पुअर पीपल, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वहाँ पे वो फोर्सफुली वहाँ पे ठहराए जाते हैं नियर द फैक्ट्रीज, एंड दे हैड नो आइडिया कि उन्हें 16-16 घंटे तक भी काम करना पड़ सकता है विथ फैमिलीज। मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, पूरी पूरी फैमिलीज बोले तो, मेल्स फीमेल्स देन बच्चे ऑल्सो। तो कोई कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है ऐसे माहौल में, दैट्स द पॉइंट कि खाने को प्रॉपर मिल नहीं रहा है, पीने को पानी साफ नहीं है, और देखा जाए तो सैनिटेशन भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में किसी का भी सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो देखा जाए तो आज का भी सिचुएशन मुझे तो सेम ही लगता है, क्योंकि जो गरीब है वो बेचारा और ही गरीब होता जा रहा है, और अमीर तो अमीर है ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज उस समय वहां पे थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक ये बहुत तगड़ा नेगेटिव इफेक्ट था, जिसकी वजह से लोगों को अपने आप को क्या, अपनी फैमिली को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। while the rich inhabitants escape by the shifting to homes। भाई जो रिच है वो तो नहीं रहेगा वहां पे फैक्ट्रीज के पास, वो तो आराम से लग्जरियस हाउस रहते हैं उनके पास, वो बाहर रहते हैं far from the factories, but and they are having the air quality very clean, उनकी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जो वहां पे रह रहा है, जो फैक्ट्री के पास रह रहा है, जो वर्कर्स हैं, वो सर्वाइव करते हैं, उनकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज उस समय था, कि जो एक नेगेटिव इफेक्ट के तौर पे। अच्छा, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में वुमेन और चिल्ड्रन का क्या कनेक्शन है, आप ये देखो उनकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस हुई इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में। तो हुआ क्या था कि जब माइग्रेट करते, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम स्मॉल विलेजेस टू द टाउन्स, ठीक, work in the factories with long unbroken hours for the same kind of work, मतलब
मेल्स तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, फीमेल्स एंड उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे अनब्रोकन आवर्स बोले तो कि लोगों के पास समय को एक टाइम, जैसे अगर उन्होंने बोला कि 16 घंटे काम करना है तो वो 16 घंटे लगातार कंटिन्यूटी में काम करना होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत शार्प डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहते थे, एंड उस अगर उस डिसिप्लिन में नहीं रहते तो वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। तो ये चीज़ें वुमेन और चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म में देख सकते हैं हम, ठीक है। एक उनकी अर्निंग्स भी मेन के बराबर नहीं थी, तो वो अर्न तो कर ही रहे थे, वो दे वर फोर्स टू अर्न, ठीक। जब वो आए हैं तो उन्हें काम भी करना पड़ रहा है क्योंकि मेल्स की अर्निंग ही उतनी नहीं है, ऑल्दो चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑल्सो नॉट अर्निंग वेल, उनकी मेल से भी कम है, बट स्टिल अपनी सर्वाइवल के लिए उन दोनों को ही काम करना पड़ता था, ठीक है। अभी जैसे अब आप देखो कि काम भी ज़्यादा ले रहे हैं और पैसे भी कम दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें जैसे अनब्रोकन आवर्स के बीच में अगर वो सो गए, बच्चे हैं 12 घंटे से ज़्यादा क्या क्या ही जग पाएंगे, तो इनकेस वो सो गए तो उसके लिए उनको तरह तरह की पनिशमेंट्स दी जाती थी, इस तरह से उन्हें परेशान किया जाता था, एंड स्टिल दे वर वर्किंग देयर। तो फिर एक ये पॉइंट आप, आई होप यू आर क्लियर नाउ। देन जैसे मशीनरी का यूज़ बढ़ने लग गया इंडस्ट्री के अंदर, उसी तरह धीरे धीरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना कम हो गया। मशीनरी का यूज़ क्या है, मशीन का मतलब क्या है कि अगर वो मैन पावर कम लगे एंड सारा काम मशीनरी से हो, तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि लोग लोग कम थे, उनकी वेजेस भी कम थी, एक नॉर्मल चीज़ों के लिए जैसे मशीन्स को सेट करने के लिए, टाइम टू टाइम उनको वॉच करने के लिए ही लोगों की ज़रूरत पड़ गई थी। अब ज़्यादातर मशीनों के यूज़ की वजह से विमेन एंड चिल्ड्रन का, वो थे फैक्ट्री में थे बट उनको ना ही उतना काम मिल रहा था और ना ही वो उतना पैसा मिल रहा था, ठीक। बट इन्वॉल्वमेंट उनका पूरा था, पनिशमेंट एक तरह से उन्हें पूरी मिल रही थी। तो ये आप देख सकते हो कि इट्स अ ह्यूज नेगेटिव इफेक्ट जो कि उस समय के लोगों ने झेला था, ठीक। तो अभी यू अंडरस्टूड कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया फ्रॉम द रिच पीपल, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था कि उस समय एक लेवल तक ही लोग सह सकते हैं, ठीक। वो चाहे पहले के ज़माने के लोग हों या अभी के ज़माने के लोग हों, आप जब जब आपको कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगती है कोई चीज़ या बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है तो फिर अपने आप ही रिवोल्ट्स होने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ उस समय, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन, जितनी भी हार्श वर्किंग कंडीशंस थी, जैसे कि फोर्सफुली काम कराना एंड नीड के अकॉर्डिंग पैसे ना देना, लो वेजेस मतलब देना, ठीक है। मतलब लगातार काम करवाते रहना, कोई भी राइट नहीं देना, किसी तरीके की कोई फैसिलिटीज़ नहीं देना, बस किसी तरीके से अपना काम निकलवाते रहना, ये एक जो वर्किंग कंडीशंस थी। एंड साथ में अगर कहीं पे भी किसी चीज़ में नहीं हो पाता है, कोई चीज़ में कुछ डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं कि वो लोग जो रिच पीपल हैं दे आर गिविंग द पनिशमेंट्स, वो चाहे कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। तो दैट वाज केप्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड द वर्किंग पॉपुलेशन एजिटेटेड टू बी गिवन द राइट टू वोट। अभी जो वर्किंग लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाला, दे वांट द राइट टू वोट। उनका ये मानना था, मतलब प्रोटेस्ट मूवमेंट का एक शुरुआत ही यहाँ से थी कि दे वांट टू वोट, मतलब अगर वो वोट देंगे तो एटलीस्ट उनकी बात सुनी जाएगी। तो इसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उन्होंने नए लॉज लाए जिसके अंदर क्या बोला गया कि दे हैव नो राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब उनके से वैसे भी ऑलरेडी वो इतने एक्सप्लॉइट किए जा चुके थे, अब उनसे प्रोटेस्ट करने का भी एक हक छीन रही थी कौन, सरकार, ठीक है। क्यों, किसके वजह से, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो कैपिटलिज्म चला रहे थे, जो पूंजीवादी लोग थे, उनके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट ने एक रिप्रेस किया उस पूरी सोसाइटी को, जिसको जो अमीर लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ था, ओके। अब नेक्स्ट क्या हुआ, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में 1792 टू 1815
वो इंडल्ज था एक बड़े टाइम से फ्रांस के साथ लड़ाई चल रही थी, मतलब उनके बीच में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो रही थी 1792 टू 1815। ठीक, उस लड़ाई के बीच में अब कहीं पे भी वॉर अगर चल रही है तो उस समय पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। ठीक, किसी भी तरह का ट्रेड नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का कोई इनकम नहीं हो सकती, और एक तरह से कंट्री जो होती है वो उसका डाउनफॉल ही होता है, क्योंकि वॉर के बीच में कहीं को ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, तो ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वॉज डिस्टर्प्टेड। उस समय जब डिस्टर्ब हो गया इंग्लैंड और यूरोप के बीच में, तो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, दे वर शट डाउन, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ठीक है, प्राइस हर चीज़ के बढ़ रखे थे, चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना हो, वो चीज़ मतलब हैंड टू माउथ बहुत मुश्किल था लोगों के लिए वो चीज़ अचीव करना, क्योंकि एक टाइम पे वॉर के समय पे सब चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। जब आपका ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो बंदा खाएगा क्या। तो ये सब चीज़ें उस समय वॉर के बीच में आई, कब 1792 टू 1815 तक। ठीक है, उस समय 1795 में दो कंबाइंड एक्ट्स पास किए गए थे। ठीक, उसमें ये लिखा था, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू, कि जो लोग राइटिंग या फिर बोल के, मतलब वर्बली और रिटन में अगर कुछ हेट्रेड फैला रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज द, मतलब एक अवमानना हो जाएगी सरकार की। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो, एंड दे विल बी बैंड इन द सोसाइटी। ठीक, तो ये समझ लो कि 50% से ज़्यादा के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो ऐसे लोग जो कि हेट्रेड फैला रहे हैं या फिर वो राइटिंग एंड वर्बली जो कर रहे हैं, तो उनको 50 लोगों से ज़्यादा के बीच में बैठना भी अलाउड नहीं होगा। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट उस समय पास किया गया। ठीक है, तब भी इतने सारे चीज़ों के बाद, जैसे प्रोटेस्ट को भी मना कर दिया गया, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया गया। ठीक, उसके अलावा उनके ऊपर और सारे उनको सप्रेस, उनकी आवाज़ को दबाया गया, सब कुछ किया गया, बट फिर भी इतने सारे करप्शंस, इतने सारे प्रेशर के बीच में भी ये प्रोटेस्ट नहीं रुका। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती चली गई। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर prosperity for some, but in the initial stages it was linked with poor living and working conditions of millions of peoples, including women and children. This sparked off protest which forced the government to enact laws of regulating conditions of work. वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से इनइक्वालिटी थी दो सोसाइटी के, दो लोगों के बीच, दो वर्गों के बीच में। ठीक, पुअर को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, उनको पूरे राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है, इवन राइट्स तो छोड़ ही दो, उनको प्रॉपर खाना और पानी तक, जो बहुत इनिशियल चीज़ें होती हैं, वो ही नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। और तो और उनके बच्चों तक को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनकी लेडीज़ को भी करा जा रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, एंड ऊपर से गवर्नमेंट भी उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने ही उनके प्रोटेस्ट तक के राइट को छीन लिया। तो इसमें क्या हुआ, एक ल्यूडिज्म, जिसको एक आप कह सकते हो, एक जैसे ल्यूडिज्म वर्ड कहाँ से आया, ये जनरल नेड ल्यूड इनका नाम था, जिन्होंने इन वर्कर्स के लिए लड़ाई करी थी। ठीक है, कब? 1811 से 17 के बीच में। उनके नाम पे ही इसको ल्यूडिज्म कहा जाता है। ठीक, इसमें उन्होंने फॉट फॉर द वर्कर्स अफेक्टेड बाय न्यू मशीन्स। इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक तो जो बेसिक चीज़ों के लिए हो रहा था वो तो हो ही रहा था, साथ में जो मशीनों की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने वर्क करना शुरू किया, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का एक तरह से काम किया। इट पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड अ मिनिमम वेज, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ मशीनरी। ठीक, जब जैसे अनकंडीशनली जो विमेन एंड चिल्ड्रन को
के साथ बर्ताव हो रहा था, ठीक, जिनके साथ जिनको पुअर वेजेस मिल रही थी, जिनके साथ पनिशमेंट, जिनको हर दिन, इवन आपको ये नहीं पता होगा वहाँ पे जो जो कोल माइंस के अंदर 14 साल से कम, 15 साल से कम बच्चों को अंदर घुसेड़ा जाता था, सिर्फ अडल्ट नहीं जा सकते थे उन गुफा जैसी जगहों पे, उन पतली सी जगहों पे उन बच्चों को पहुंचाया जाता था। उसमें कई बच्चे मर जाते थे, कई मशीनरी में उनके हाथ पैर कट जाते थे, या फिर अलग से इतना ज़्यादा काम करने से, वर्क प्रेशर से भी कई बच्चे या महिलाएं मर जाती थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उनके लिए ये काम नेड ल्यूड ने किया था, ठीक। तो उन्होंने इसके लिए तो किया ही, साथ में उन्होंने इनका साथ किस में दिया कि जब नई मशीनरी आ गई तो उसमें जो मैन पावर थी वो कम यूज़ होने लगी, तो कई लोगों की नौकरी चली गई, तो अब जो थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया, उनके लिए फाइट करी थी। एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड्स। अभी भी आप जानते हो कि यूनियंस होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि एक उनकी यूनियन होती है, जिससे कि लेबर्स की जो बात है वो अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके, जो उनसे ऊपर के लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, उन तक वो बात पहुंचाई जाए। तो एक यूनियन का फॉर्मेशन उन्होंने किया, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो लीगली अपनी डिमांड्स को सामने रख पाए। ऑलराइट, इसमें क्या हुआ, तो इसके इसके अलावा भी दो तीन ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे साथ में, कि जिसकी वजह से लोगों की बातों को गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ा। उनमें से कुछ प्रोटेस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, एक दो ऐसे ही हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ल्यूडिज्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सो मैं आपको अदर मोमेंट्स में ये बताना चाहती हूँ, जैसे 1819 में लगभग 80,000 लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह सकते हो उसे, सेंट पीटर्स फील्ड में, जो कि मैनचेस्टर में है, वहाँ पे गैदरिंग हुई लोगों की, इकट्ठा हुए, ठीक है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ठीक। तो इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दे मतलब अपने आप को फ्रीडम के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे कि वो अपनी बातों को प्रेस तक भी पहुंचा सकें, या पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू भी अपनी चीज़ों को रख सकें, अपनी बातों को रख सकें कि किस तरह से वो क्या क्या झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक जगह इकट्ठा हुए थे। फिर लेकिन फिर भी उनको बहुत ब्रूटली मारा पीटा गया था वहाँ पे, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट एक ह्यूज मैसेकर टुक प्लेस देयर, क्योंकि उनकी डिमांड्स को सरकार मानना नहीं चाहती थी। किसके प्रेशर में? जो कैपिटलिस्ट थे उनके प्रेशर में। तो आफ्टर पीटरलू द नीड टू मेक द हाउस ऑफ कॉमन, तो जो यू कैन से पीटरलू के बाद क्या हुआ था कि कुछ लोगों को हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब मोर रिप्रेजेंटेटिव्स फेल्ट दैट अब कोई ना कोई एक्ट ऐसा लाना चाहिए जिससे ये प्रोटेस्ट को थोड़ा सा थामा जा सके, ठीक है। दे नीड टू मेक द हाउस ऑफ कॉमन्स मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिकॉग्नाइज द लिबरल पॉलिटिकल गोल्स एंड द कॉम्बिनेशन एक्ट। तो ये चीज़ दैट टुक प्लेस इन 1824 टू 25। तो धीरे धीरे उस प्रोटेस्ट का थोड़ा थोड़ा असर दिखने लग गया था। ऑलराइट, सी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी, जो वर्कर थे, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। प्रोटेस्ट का हो गया काम। प्रोटेस्ट के बाद में क्या होता है? प्रोटेस्ट के बाद में क्या पार्लियामेंट ने उनकी सुनी या नहीं सुनी, उनको सप्रेस किया गया, नहीं किया गया, ठीक, ये सब चीज़ें होता है। अभी बहुत सारा सप्रेशन के बाद में पार्लियामेंट को ये लगा, वहाँ की सरकार को ये लगा कि नहीं, रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट का लेवल जो था वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था, और वो सही भी था, क्योंकि कई जो सोशल वर्कर्स थे उनके साथ में आ गए थे। अभी आपने ल्यूडिज्म भी पढ़ा था, जिसमें नेड ल्यूड ने उसके उनके साथ में फाइटिंग करी एक तरह से उनके राइट्स के लिए। सो पार्लियामेंट उसके सामने थोड़ा सा झुकी। हाँ, कुछ रिफॉर्म लॉज आए जो कि आप कह सकते हो इट वाज नॉट दैट वर्थ इट, बट स्टिल एटलीस्ट उन्होंने सोचा एंड दे
ब्रॉट दोज रिफॉर्म्स। बट वो रिफॉर्म्स अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितने मतलब माइन्यूट से चेंजेस आए थे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1819। Laws were passed in 1819 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories, and limited the hours of work of those between the ages of 9 and 16 to 12 hours a day। अभी क्या था, आप यू कांट इवन इमेजिन कि बड़े बच्चे तो छोड़ो, 9 साल से कम के बच्चों को भी वहाँ पे काम पे लगाया जा रहा था। एंड वो दैट लेवल ऑफ वर्किंग यू कांट इवन इमेजिन कि कितना खराब था। वो बच्चों का जो डेवलपमेंट का टाइम था, जो ग्रोथ का टाइम था, उनको उन फैक्ट्रीज में काम करके वेस्ट करना पड़ रहा था, एंड वो भी फोर्सफुली। देन टू अगर वो सो जा रहे हैं तो उन्हें उसके लिए पनिशमेंट या और इनडिसिप्लिन की वजह से पनिशमेंट्स मिल रही थी उन्हें। तो दैट इज ब्रूटल, आई मस्ट से। बहुत सोच के ही खराब लग रहा है कि ऐसा होता था पहले। बट या नाउ अगेन आप कॉन्फ्लिक्ट्स देखो। एक तरफ वो इंडिया में रूल कर रहे थे, या और भी कॉलोनीज उन्होंने अलग अलग जगहों पे बना रखी थी ये ब्रिटेन ने, एंड उनके यहाँ अंदर क्या चल रहा था, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। सो एनीवे, तो ये लॉ आया कि अब उन्हें 16 की जगह 12 घंटे काम करने का दिया। व्हाट अ रिफॉर्म, कि इतनी बड़ी राहत दी पार्लियामेंट ने। आई वुड से दिस इज नॉट अ रिफॉर्म एट ऑल, बट लेट्स स्टडी, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, जो रियलिटी है ऐसा हुआ था। देन द माइंस एंड कोलाइडीज। कोलाइडीज मीन्स होता है कि कोल के जहाँ पे खदान कह सकते हो। तो इसका एक्ट आया था 1842 में। 1819 से अभी 1842 में एक दूसरा एक्ट आया था। ठीक उसमें 10 साल से कम के बच्चों को बैन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? वर्किंग अंडरग्राउंड, जो खदानों के अंदर बेचारे घुसते थे और वहाँ पे काम करते थे, उनको इसमें बैन किया गया। अब एटलीस्ट उनके लिए कुछ काम हुआ। देन नेक्स्ट है द 10 आवर्स बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1847 आफ्टर मोर देन 30 years ऑफ एगिटेशन। अब ये सोचिए आप, 1819 से 1847 आ गया, अब 10 आवर्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें 10 घंटे ही काम करना था। It limited the hours of work for women and young people and secured a 10 hours a day for male workers। ठीक है, इसमें 10 घंटे काम करने की एक छूट दी गई। ओके, Fields Factory Act in 1847 prohibited children and women from working more than 10 hours a day। अभी फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट आया 1847 में अगेन। उसमें क्या हुआ कि 10 घंटे से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं इतना काम नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए उनके प्रोटेस्ट को थोड़ा उसकी वर्थ निकली। In 18th century, England witnessed the agricultural revolution and the process of enclosure। अब धीरे धीरे 18th century में इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एक तरह से इंक्लोजर कह सकते हो, इस पीरियड को कहा गया 18th सेंचुरी में। सो अभी तक आपको ये सारे रिफॉर्म्स आई होप समझ में आ गए होंगे कि इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद धीरे धीरे रिफॉर्म्स हुए, पार्लियामेंट ने उनकी सुनी और इन नए लॉज को फॉलो किया गया। वैसे उस समय एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी रखा जाता था, दैट पॉइंट इज मिसिंग हियर, बट आई एम टेलिंग यू दिस। एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर रखा जाता था, वो आई नो दैट इज़ फॉर ओनली यूं ही बस काम चलाओ टाइप्स, क्योंकि जो रिच पीपल हैं, जिनके पास पावर है, उनके दे विल नेवर लिसन दैट पर्सन, कि उसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को उसी की माननी पड़ेगी जो ओनर होगा फैक्ट्री का। तो दैट इज नो पॉइंट। बट
yeah, still that was also a reform law. So this is all the reform laws. Again, मैं आपको इसकी डिबेट के बारे में बताती हूँ, राइट। अब इसमें द डिबेट डिबेट का मैटर है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाए या फिर एक ये सोची समझी प्लानिंग प्लानिंग बोले तो अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, हाँ, प्रोग्रेस के लिए किसी चीज़ का इस्टेब्लिश होना, इसको कहें या फिर इसको एक रेवोल्यूशन के तौर पे कहा जाए। तो ये द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज यूज्ड टू describe the changes that occurred in Britain. मतलब जब जो जो चेंजेस आए किस सन में 1780 से अराउंड 1820s के बीच में, ठीक है, ये सब चेंजेस आए तो उसको एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो उस समय के हिस्टोरियंस ने उसको चैलेंज किया था क्योंकि वो लोग ये नहीं मानते थे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है। Until the 1970s, historians used the term industrial revolution for the changes that occurred in Britain from 1780s to 1820s. From then, it was challenged, ठीक है, मैंने अभी बताया, on various grounds, कई सारे grounds में, like industrialization was a gradual change in industry sector rather than a sudden revolution. Revolution का क्या मतलब क्या होता है? सडनली किसी चीज में चेंज आना, बट जब कोई ग्रेजुअली चेंज आता है तो उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ना कि रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एक दिस वाज द मेन पॉइंट कि लोग उसको रेवोल्यूशन नहीं मान रहे थे। इट कैरी प्रोसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड towards new levels. England had a change in a regional manner, ठीक है, एक वो सिस्टमैटिक वे में चेंज हो रहा था। एंड इंग्लैंड के बहुत बड़े पार्ट में अभी ये रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा था। एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें हमने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यू कैसल, इन सब जगहों पे बहुत बड़े पैमाने पर देखा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंग्लैंड उससे इफेक्टेड था, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी और कुछ कुछ जगहों पे ही ज़्यादा करके हो रही थी। तो हम इसको इसीलिए रेवोल्यूशन होता तो पूरे एरिया में ही नहीं होता बल्कि पूरे एक पूरा रीजन कवर करता है, पूरा एक कंट्री पूरी कवर करता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो ये सब चेंजेस इस तरह के थे जो छोटे छोटे आ रहे थे। फैक्ट्रीज ज़रूरी नहीं है वो फैक्ट्रीज उसी तरीके की फैक्ट्रीज इंग्लैंड के बाकी पार्ट्स में भी बन रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो जो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो वो मशीन्स का आना एंड वो सब प्रोडक्शंस होना, ये सब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोड कह सकते हैं आप, ठीक है। Indicators of economic change occurring before and after 1815 suggest that sustained industrialization was to be seen after rather than before these dates, ठीक है। इससे पहले अगर जैसे जो इंडिकेटर्स थे किसके, इकोनॉमिक चेंज के, तो उसके 1815 के पहले और 1815-20 के बाद में, ठीक है, वो जो चेंजेस दिख रहे थे इन डेट्स के बीच में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही फोकस करके दिख रहे थे। द वर्ड इंडस्ट्रियल यूज्ड विद द वर्ड रेवोल्यूशन इज टू लिमिटेड। ये मैं आपको बताया, इंडस्ट्रियल एक बहुत छोटा वर्ड है बट रेवोल्यूशन इज अ ह्यूज वर्ड। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा चेंज आना। एंड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे फॉर्म होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज फॉर्म होती हैं, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे ही होता है, ग्रेजुअली ही होता है। एंड ये चीज़ें जब प्रोग्रेस करती हैं तो एकदम से नहीं करती हैं, ठीक, उनमें इन्वेंशंस होते हैं, इन्वेंशंस के बाद में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर वो चीज़ें अपने मेन रिजल्ट्स पे पहुंचती हैं। तो ये एक अंतर है। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्फेयर एंड इट इनटू सोसाइटी एंड गेव प्रोमिनेंस टू टू क्लासेस, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रेवोल्यूशन में एक बड़ा पॉइंट
ये भी मान सकते हो आप कि उसमें ये दो क्लासेस में नहीं बांटता रेवोल्यूशन कभी भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा हुआ कि एक रिच क्लास था, एक पुअर क्लास था। ठीक है, वो बहुत सोसाइटी में इम्बैलेंस चीज़ें हैं, उसमें वो एक लेवल पे नहीं है। ठीक, तो ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक रूप है जो कि हमने देखा इंग्लैंड के अंदर कि कभी कभी कोई कोई हिस्से के अंदर, ठीक है, पूरे इंग्लैंड के अंदर नहीं। तो इसको सारे हिस्टोरियंस ने रेवोल्यूशन, हाँ किसी किसी ने माना भी है, बट मोस्टली इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही फॉर्म में माना है, ना कि आपका रेवोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी दिस इज ऑल, अभी आपका मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। इन केस कुछ चीज़ों में कुछ भी डाउट हो, कोई पॉइंट रह गया हो मुझसे, इफ आई डिड एनी मिस्टेक, सो आप मुझे बता सकते हैं मेरी मिस्टेक्स। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आई विल गाइड यू, राइट? सो कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।